Hello and welcome to Pahuja Law Academy. I am Chakshu Gupta and today we are discussing the NEET Row and the act which the government has made in furtherance of such scams. The class would be majorly bilingual, दोनों इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करके पढ़ेंगे और आज समझते हैं कि जैसे नीट यूजी का पेपर कहते हैं कि लीक हो गया, एनटीए ने जो नेट का पेपर करवाया उस पर भी कुछ इसी तरीके से चर्चे हैं तो कैंसिल करना पड़ा। नीट पीजी का पेपर जो था उसको पोस्टपोन कर दिया गया इसी सब के रहते हुए। तो एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे आज कि एक एस्पिरेंट के लिए ये चीज कितनी ज्यादा और आप और हम कितना ज्यादा सफर करते हैं इस पेपर लीक के चक्कर में। तो आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत बहुत मेहनत करने के बाद भी कितनी पीछे पीछे उनकी रैंक्स आ रही हैं। मतलब 720 नंबर वाले ही इतने सारे बच्चे हैं। अब ये बताइए कि जो बच्चा फर्स्ट रैंक पे और 7th रैंक पे है 720 नंबर पे ही, उसको 720 नंबर लाने के बाद भी खुशी नहीं है। क्यों? रैंक 1 तब भी नहीं है वो। तो अब इस चीज को गवर्नमेंट ने कैसे क्या एक्शन लिया, कैसे ठीक करने की कोशिश करी, क्या इसके मेरिट्स डीमेरिट्स रहेंगे, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और एक्ट एक्चुअली कहता है तो क्या कहता है ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। एक्ट का नाम है हमारा पब्लिक एग्जामिनेशंस। पब्लिक एग्जामिनेशंस ऐसे एग्जामिनेशंस जो कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए करते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर फेमस है कि एस्पिरेंट्स जो हैं वो अपना ड्रीम, अपनी गोल तक पहुंचने के लिए मुखर्जी नगर जरूर आते हैं। और आप आके देखेंगे कि लोगों में जितना जोश था ना पेपर देने का, रिजल्ट आने के बाद उतनी ही मायूसियत भी है। पब्लिक एग्जामिनेशंस में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ये है हमारा आज का टॉपिक, आज का टाइटल जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या थे ये अनफेयर मीन्स जिसको यूज किया गया पब्लिक एग्जामिनेशंस में या यूज किया जाता है पब्लिक एग्जामिनेशंस में। कैसे हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें पनिशमेंट की तरीके से दी गई हैं, किसको पनिशमेंट मिल सकती है, कितने एक्सटेंट की पनिशमेंट मिल सकती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले किसी भी एक्ट में हम ये देखते हैं कि उसका इनैक्टमेंट कब हुआ। तो हमें पता चलता है कि 12 फरवरी 2024 में एक्ट बन चुका था। एक्ट बन चुका था का क्या मतलब है कि लेजिस्लेचर ने पास कर दिया था एक्ट, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी थी, यहां तक का काम हो चुका था। बट एक नोटिफिकेशन जो गजट में छपती है जिसके बाद हम ये बताते हैं कि वो फोर्स में कब से आएगा, वो एक्ट लागू कब से होगा, ये नहीं आया था। फोर्स में एक्ट आता है 21 जून 2024 को और तब ही से और उसके बाद से एक्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का है कि उस डेट के आगे से कोई भी अगर ऑफेंस जो इसमें दिया हुआ है, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में बहुत सारे ऑफेंसेस बताए हुए हैं उन्होंने, अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा कमिट होता है तो इस डेट के बाद उस पर कार्यवाही हो सकती है, उस पर पनिशमेंट मिल सकती है। एक्ट का उद्देश्य है, मकसद है, प्रिएम्बल है, कहता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है। आपने ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि आप देख सकें कि क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही, आपको हर स्टेप ऑफ द वे में ये पता हो कि ये चीज हो रही है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये नोटिफिकेशन आया तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होगी वो भी पूरे फेयरनेस के साथ होगी, सच्चाई के साथ होगी, कोई भी धोखाधड़ी, भेदभाव, कुछ ऐसा अनफेयर तरीका नहीं आजमाया जाएगा और साथ में क्रेडिबल होगी। जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो ही किसी और को भी दी जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि अनफेयर मीन्स अब है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मैम अनफेयर मीन्स है क्या, व्हाट आर दीज अनफेयर मीन्स। तो सेक्शन 3 हमारा 15 चीजों को बताता है और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेक्शन 3 के एम्बिट में कवर हो सकती हैं। कुछ चीजें जैसे आपने अगर कभी दिया होगा पेपर तो आपने देखा होगा कि कैसे हम
एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे करते हैं? ज्यादातर प्रीलिमिनरी स्टेज जो हमारी होती है किसी भी पेपर की, वो हमेशा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और जिनका आंसर्स आपको ओएमआर शीट में फिल करने होते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है, क्वेश्चन और उसका पूरा क्वेश्चन का बाइफरकेशन होता है, उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको ए, बी, सी या डी। हम मान लेते हैं इस एग्जाम्पल के लिए कि करेक्ट आंसर हमारा सी है। हम अब इसको ओएमआर शीट में, ऑप्टिकल मार्क रेजोल्यूशन में, हमारे पास एक ओएमआर शीट होती है जिसमें ऐसे हर क्वेश्चन के आगे बबल्स दिए हुए होते हैं। अब इसमें हर बबल का मतलब ए बी सी डी ऐसे करके रोज हैं, ए में ये, बी में ये, सी में ये, डी में ये एंड सो ऑन। हर क्वेश्चन के लिए उन्होंने हमें दिया होता है एक ओएमआर शीट। अब अगर सपोज कीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ये, जिसका करेक्ट आंसर मैंने बताया कि सी है, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है तो आप यहां पर फिल कर देंगे एंड ऐसे आपकी ओएमआर जो है ये फाइनली सबमिशन के लिए जाती है। तो अब हो क्या रहा है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस में दो तीन चीजें हैं जो बहुत कॉमनली हम देखते हैं। पहली चीज, ये क्वेश्चन और ये उसके ऑप्शंस, इनमें से करेक्ट आंसर्स बता दिए जाते हैं बच्चों को कि पेपर होने से पहले, एग्जाम कंडक्ट होने से भी पहले जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी तरीके से रिश्वत दी है या फिर कोई भी प्रॉमिस किया है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं उस अथॉरिटी को, अब वो अथॉरिटी कुछ चुनिंदा बच्चों को या तो वो क्वेश्चन पेपर पहले से दे देंगे, एक अनफेयर मीन। दूसरा अनफेयर मीन, क्वेश्चन के आंसर्स दे देंगे, फर्स्ट का सी होगा, सेकंड का डी होगा, थर्ड का बी होगा, ऐसे करके वो पहले से आंसर्स बता देंगे। नहीं तो ओएमआर शीट पहले से भरी भराई मिलेगी उनको, ओएमआर में आंसर्स ऑलरेडी टिक्ड होंगे, ऑलरेडी मार्क्ड होंगे, सर्कल्ड होंगे। या फिर ऐसे होता है कि ओएमआर में हमें एक ओएमआर का बॉर्डर दिया जाता है जिसमें हमारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरी जाती हैं। इसमें एक इंस्ट्रक्शन होती है कि यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग इस स्पेस में। अब मान लीजिए ये जो आउटर रेक्टेंगल मैंने बनाया, यहां पर मैंने कोई एक स्पेसिफिक मार्क लगा दिया। ये स्पेसिफिक मार्क सिर्फ वो बच्चे लगाते हैं और उनको बोला जाता है लगाने के लिए जिन्होंने कोई भी अनफेयर मीन का इस्तेमाल करना है। ऐसे हम देखते हैं कि आपने कोई अथॉरिटी दे दी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कभी कभार क्या होता है कि जो इन्विजिलेटर होता है, रूम में सारे बच्चों पर निगरानी रखने के लिए जो इंसान होता है, टीचर होता है, उसी को रिश्वत दे दी जाती है कि वो सही आंसर्स बता दे बच्चे को। वो जाएगा उस बच्चे की सीट पर और जाके उसको सही आंसर्स बता देगा कि बेटा इसका आंसर ये मार्क करो, इसका आंसर ये मार्क करो। तो आप ऐसे प्रैक्टिसेस को अनफेयर प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में देखते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे और कैटेगरीज सेक्शन 3 बखान करता है, बताता है कि और कौन कौन से प्रैक्टिसेस अनफेयर प्रैक्टिसेस में आएंगे। अगला क्वेश्चन कि आप प्रिवेंट कैसे करोगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास में सेक्शंस 10 एंड 11 है हमारे एक्ट में, जो हमें पनिशमेंट्स बताते हैं। बहुत सारे पनिशमेंट्स किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और क्या उसमें फाइन मिल सकता है, ये सारी चीजें हमें सेक्शन 10 और 11 में पढ़ने को मिलती हैं कि ऑफेंसेस क्या क्या हैं और किसको पनिशमेंट मिलेगी। उसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम पनिशमेंट जो दे रहे हैं उसमें हमने पब्लिक सर्वेंट, जो अथॉरिटीज हैं, दे आर डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। जो अथॉरिटीज पेपर करा रहे हैं, दे आर डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। आईपीसी में सेक्शन 21 ये बताता है कि पब्लिक सर्वेंट्स कौन होंगे फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के लिए कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में डालेंगे। तो ये जितनी भी अथॉरिटीज हैं जो पेपर कंडक्ट कराती हैं,
इन सारे अथॉरिटीज को हमने पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। अब एक डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं एक्ट का, जो मैं आपको दे चुकी हूं। उसके बाद हम ये पढ़ चुके हैं कि क्या रीसेंट कंट्रोवर्सीज हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है एक्ट का, हमने ये बात कर ली है। अब कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे लिए नेसेसरी हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 3 हमारा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जैसे आपने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया, आपने टैंपर कर दिया आंसर शीट्स के साथ में, आंसर शीट्स में कुछ हेर फेर कर दी, कुछ फेर बदल कर दिया। उसके अलावा आप पढ़ते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे बिहेवियर्स थे ये रिपीट हो रहे थे। हम द हिंदू में और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि 5-6 साल में ही ना जाने कितने स्टूडेंट्स और कितने एस्पिरेंट्स थे जिनकी फ्यूचर, जिनका लाइफ इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि उनकी प्रेपरेशन पूरी नहीं थी। ये रीजन नहीं था, बट क्योंकि ये अनफेयर मीन्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे। अब अगर अनफेयर मीन्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो लेजिटिमेट सीट्स होंगी, जो एक्चुअल सीट्स होंगी और जो बिकी हुई सीट्स होंगी, उनके बीच का डिफरेंस तो बहुत कम हो गया ना। तो जो बच्चे सच्ची में मेहनत करके वहां पहुंचना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन बहुत कम हो गया। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी समस्या जो हम देखते हैं वो है कि अगर कोई इंसान कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि वो पेपर क्रैक करके वहां उस पोजीशन तक पहुंच सके, तो अगर बिना पेपर सही तरीके से क्रैक करे उस पोजीशन पे बैठता है, तो क्या वो हमारा और आपका काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस पोजीशन के लायक ही नहीं था। उसने खरीद ली, उसने गलत तरीकों से पा ली वो पोजीशन। तो एस्पिरेंट्स को ऐसा नहीं है कि अपना मन छोटा कर देना है या फिर बिल्कुल मेहनत छोड़ देनी है ये सोच के कि हर एग्जाम में तो अनफेयर मीन्स हो रहे हैं, हम तो बिल्कुल तैयारी छोड़ देनी चाहिए हमें। तो ऐसा नहीं है, अपना दिल छोटा नहीं करते। अब हमारे पास एक्ट भी है अपना, जो हमें और मोटिवेट करता है और प्रोत्साहन देता है कि हमें मेहनत करते रहनी है। तो हम देखते हैं कि बहुत बार हम देखते हैं कि लेजिस्लेशन ने फेल किया है हमें। इस एक्ट की जरूरत पता नहीं कितने सालों से हमें थी, अब जाके हमें मिल गया ये एक्ट। इस चीज के लिए भी हम बहुत ज्यादा खुश हैं, इन्फोर्स हो गया है एक्ट। सेक्शन 9 जो है हमारा, वो बताता है ऑफेंस के बारे में कि जो भी ऑफेंस होगा ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल मतलब बिना FIR, बिना वारंट के भी अरेस्ट हो सकता है। एंड कॉग्निजेबल के साथ साथ ये ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा। नॉन बेलेबल का मतलब कि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगी। बेल ओनली जुडिशियल डिस्क्रिशन पर मिल सकती है। आप लेवल सोच सकते हैं कि कितना ग्रेव ऑफेंस बना दिया है इसको। साथ ही साथ नॉन कंपाउंडेबल है ये। नॉन कंपाउंडेबल मतलब कोर्ट की परमिशन या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता है इन केसेस में। उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया कि मैजिस्ट्रेट का ही डिस्क्रिशन होगा कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, और बिना मैजिस्ट्रेट के वारंट के भी पुलिस डायरेक्ट जाकर अरेस्ट कर सकती है। हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को यह बताया कि वो एग्जाम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से कंडक्ट होते हैं, ये सारे एग्जाम्स पब्लिक एग्जामिनेशंस होंगे। सेक्शन 2 के क्लॉज में हमें ये डेफिनेशन मिलती है कि पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होगा। इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग एट्रीब्यूट एक्ट का ये है कि ऑफेंस को हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में भी बताया। यूजुअली हम ऐसे केसेस में देखते हैं कि ये एक रैकेट होता है। एक इंसान खुद से कभी भी नहीं कर पाता अनफेयर मीन्स, एक इंसान खुद से कभी भी पेपर लीक नहीं कर सकता, पेपर बता नहीं सकता। ये सारी चीजें एक इंसान खुद से नहीं कर पाता। यूजुअली टीम होती है, हर लेवल पर एक इंसान होता है जो लीक करवाता है, और फाइनली उसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट होता है कि सीट या तो बिक गई है, या पेपर जो है वो लीक हो गया है, या आंसर जो है उनमें कोई हेर फेर हो गया है।
ये सारी चीजें यूजुअली क्राइम ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपस में मिलकर ये क्राइम कमिट करते हैं। और इसीलिए जो एक बहुत ही अमेजिंग प्रोविजन इस एक्ट ने हमें दिया है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उन्होंने बोला है कि अगर एक इंडिविजुअल की जगह एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे जिन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा, तो उनके लिए पेनल्टी उन्होंने सेक्शन 11 में दी हुई है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पेसिफाई कर रखा है कि ये जो भी एसेट्स, ये जो भी चीजें आपने एक्स्ट्रा या अनफेयर तरीके से कमाई होगी, ये सारी चीजें भी आप सीज हो सकती हैं, आपसे छीनी जा सकती हैं। ठीक है, ये आ जाता है आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं सारी पेनल्टीज को। तो हमारे पास में ये मेजर पेनल्टीज हैं जो प्रोवाइडेड हैं। सबसे पहले सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 में हमें ये दिया हुआ है कि जो भी बंदा ऑफेंस कमिट कर रहा है, ही और शी वुड बी द ऑफेंडर, पनिशमेंट मिलेगी 3 से 5 साल की, और फाइन 3 से 5 साल का इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, कैद है, जेल कैद है, और फाइन भी लगेगा साथ में 10 लाख रुपए का। फिर अब एक लेवल और ऊपर सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड है, किसी ने सर्विस दी है किसी को किसी भी अनफेयर चीज के लिए, तो उसको 4 साल का बैन है, 4 साल का बैन कि वो कंडक्ट नहीं करा सकता कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन को। और साथ ही साथ फाइन भी मिलेगा, 1 करोड़ रुपए का फाइन, और साथ में कॉस्ट, जो भी एग्जाम की कॉस्ट लगी होगी वो सारा कॉस्ट बेयर करेगा ऐसा सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3। वो कहता है कि ऑफेंडर, यहां पर हमारे पास कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई मैनेजमेंट का पर्सन हो सकता है, या कोई भी इंचार्ज अगर है सर्विस प्रोवाइडर का, तो वो इंसान भी यहां पर लायबल हो सकता है, और उसको 3 से 10 साल की पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट और 1 करोड़ का फाइन। नेक्स्ट सेक्शन 11 की पनिशमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की बात करती है और कहती है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, पर्संस, तो सेक्शन 11 के 1 में, अगर इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है कोई भी, तो सेक्शन 11 के 2 में आपको 5 से 10 साल की इंप्रिजनमेंट अगर एक पर्सन है तो, अगर आप इंस्टीट्यूट हो तो आपके जितने भी एसेट्स हैं उनका अटैचमेंट और फोरफीचर हो सकता है। यहां पर भी फाइन 1 करोड़ रुपए और जो एग्जाम की कॉस्ट है उसके हिसाब से मिलेगा। ये पूरा एक्ट पढ़कर, छोटा सा एक्ट है, पूरा एक्ट पढ़कर हमें यह समझ आता है कि गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज कर रही है हमारे एफर्ट्स को, आपके और मेरे जैसे लोगों के एफर्ट्स को। टीचर्स जो पढ़ाने में अपने बच्चों को इतना ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, और स्टूडेंट्स जो पढ़ने में पूरा साल और 2 साल लगा देते हैं उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ऐसे जितने भी लूप होल्स हैं जहां से लीक हो रहे हैं चीजें, पेपर्स या एग्जामिनेशंस या कोई भी अनफेयर मींस से आपका सिलेक्शन अगर रोक रहा है, आपको रुकवा रहा है कोई भी चीज ऐसे करके, तो ये एक्ट, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक्ट रोक देगा ऐसी सारी मैल प्रैक्टिसेस को। और फाइनली जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी पोजीशन जरूर मिलेगी। तो हम उम्मीद नहीं हारेंगे, हम कंटिन्यूअसली अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं छोड़ेंगे, हम हताश नहीं होंगे, हम काम करते रहेंगे, अपने गोल को पाने के लिए रोज मेहनत करेंगे एंड इसी जज्बे के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।